हेलो फ्रेंड्स, सफल स्टेप के इस वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी लोग इस बात से वाकिफ़ होंगे कि स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा के लिए विज्ञप्ति आरपीसी ने जारी कर दी है। कुल मिला के 2200 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें अर्थशास्त्र के 35 पदों पर ये भर्ती इस बार निकली है। और ऐसा भी उम्मीद की जा रही है कि इसके बाद भी एक और वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने के लिए मिलेगी। तो वो सारे स्टूडेंट जो इकोनॉमिक्स विषय के साथ में फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए गोल्डन पीरियड है। अभी इस वैकेंसी के साथ तैयारी कीजिए और जैसे इस वैकेंसी में आप सेलेक्ट हो ही जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट मान लीजिए बाई चांस किसी कारण से रह जाता है, तो अगली वैकेंसी भी उसको जल्दी देखने के लिए मिलेगी और जो अभी से तैयारी में जुटेंगे वो डेफिनेटली अपनी सफलता के करीब जाएंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग सिलेबस का डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या सिलेबस रहेगा, कैसे कैसे आपको पढ़ना है और कितना ये कॉम्प्लिकेटेड है फर्स्ट ग्रेड का पेपर पास करना। एक चीज़ यहीं पे पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 35 पदों को देख के डरे नहीं, मायूस ना हो। 35 पद कम नहीं है, क्योंकि टोटल वैकेंसी ही 2200 आई है। अब कभी कभी तो आप देखते हैं अकेले पॉलिटिकल साइंस में 950 भर्ती आ जाती है। अब की बार तो टोटल वैकेंसी 2200 है, जिसमें सभी की पोस्ट कम है। और इकोनॉमिक्स की हमेशा जब वैकेंसी 5-7-8 हज़ार आती है, तब इकोनॉमिक्स की 80-90 वैकेंसी आती है। तो अब की बार ये वैकेंसी बहुत कम नहीं है। हाँ, 35 नंबर जरूर आपको छोटा लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स में फॉर्म भी उतने ही भरे जाएंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो डबल एमए और क्या क्या करके रखे होते हैं, तो वो दूसरे सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं। इसमें सेलेक्टेड बच्चा ही पढ़ता है और सेलेक्टेड बच्चा ही इस वैकेंसी में पार्टिसिपेट करेगा। और बहुत सारे बच्चों को मैं जानता हूं जो फॉर्म तो भरते हैं, लेकिन परीक्षा के टाइम तक तैयारी नहीं कर पाते, परीक्षा छोड़ देते हैं। तो बिल्कुल मामूली सी कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। अच्छी तैयारी करेंगे तो आप पास ज़रूर होंगे। तो आइए चर्चा कर लेते हैं कि इसका सिलेबस कैसे कैसे क्या क्या रहेगा। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा होती है, फर्स्ट ग्रेड के अंदर 3 स्तर की तैयारी आपको करनी होती है। सबसे पहले 12वीं तक के जो विषय हैं उनकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। फिर आपके जो बीए में आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी ग्रेजुएशन में, उसकी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और उसके बाद में एमए में जब आपने इकोनॉमिक्स किया, तो एमए में जो पढ़ा उनकी भी तैयारी करनी पड़ेगी। लगभग आपके सिलेबस में 40% के अराउंड जो वेटेज होता है टोटल नंबर में से, वो 12वीं वाले सिलेबस का रहता है। इतना ही लगभग 40% वाला ग्रेजुएशन का रहता है। इतना ही लगभग आधा, इससे आधा 20% सबसे कम वो एमए वाले का रहता है। आपको सबसे ज़्यादा फोकस यहाँ करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक ये 12वीं वाले कॉन्सेप्ट आपके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो बिना स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट के आप इस ग्रेजुएशन वाले पार्ट को लर्न नहीं कर पाएंगे। और अगर ग्रेजुएशन वाला पार्ट लर्न नहीं हुआ, तो पीजी वाला पार्ट तो हमें बिल्कुल आएगा ही नहीं। तो एक तरह से ये बेस है, इसके आधार पर हमें ग्रेजुएशन वाली पढ़ाई करनी है, इसके आधार पर हमें एमए वाली पढ़ाई करनी है। आपका जो सिलेबस है वो वैसे कई टुकड़ों पे बटा हुआ है, लेकिन सिलेबस के 2 मेजर टुकड़े आप जानते हैं। एक है मैक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो, यानी कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र। ये दोनों के विषय आपके सिलेबस में रखे गए हैं। इसके साथ साथ आपके सिलेबस में सांख्यिकी या स्टैटिस्टिक्स को भी डाला गया है। तो ये 3 चीज़ें मेनली आपके सिलेबस को डिफाइन करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ आप जानते हैं कि क्योंकि एडवांस लेवल की वैकेंसी होती है फर्स्ट ग्रेड, तो इकोनॉमिक्स के कुछ एडवांस टॉपिक जैसे कि डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जैसे कि इकोनॉमिक प्लानिंग, वो सब भी डाल दिया जाता है। तो आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कि हमारा सिलेबस कैसे कैसे रहेगा। सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है इकोनॉमिक्स का कुछ कोर हिस्सा, जिसका नाम है मनी, मुद्रा। मुद्रा क्या है, मुद्रा के क्या कार्य होते हैं, मनी सप्लाई या मुद्रा की आपूर्ति कैसे होती है, हाई पावर्ड मनी उच्च शक्ति प्राप्त मुद्रा क्या है, वाणिज्यिक बैंक क्या होते हैं, केंद्रीय बैंक क्या है। और इसके साथ साथ हमें पढ़ना है कि शाख नियंत्रण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी होती हैं। तो कहने का मतलब है कि आपको मनी और बैंकिंग, ये 2 चीज़ें पढ़नी है। यहाँ पे बैंकिंग सिस्टम पूरा का पूरा ही आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आरबीआई का कंट्रोल मैकेनिज्म भी आएगा और इसके अलावा कमर्शियल बैंक का क्रेडिट जनरेशन या शाख सृजन भी आएगा। उसके साथ साथ अब हम लोगों को यहाँ पे थोड़ा सा हिस्सा हिस्टोरिकल जाके पढ़ना होता है, जिसको हम लोग कह सकते हैं मीनिंग एंड डिटरमिनेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मतलब आर्थिक विकास के कौन कौन से ऐसे मापक है, बिंदु हैं, जिनसे पता चलता है कि आर्थिक विकास हुआ है। आर्थिक विकास का अर्थ क्या है, प्रॉब्लम्स इन इंडियन इकोनॉमी, भारत की अर्थव्यवस्था में समस्याएं क्या है, उन समस्याओं में गरीबी, बेरोजगारी, इनइक्वालिटी, असमानता, ये सब तो है ही। उसके साथ हम लोगों को पढ़ना है बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है आपका भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, भुगतान संतुलन का घाटा किसे कहते हैं। थोड़ा सा पोर्शन हम यहाँ पे अर्थशास्त्र का सांख्यिकी का पढ़ेंगे, जिसका नाम है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, जिसमें आपको अरिथमेटिक मीन, मीडियन और मोड, मतलब माध्य, माध्यिका और बहुलक पढ़ना है। माध्य जब हम पढ़ते हैं तो माध्य में हमें पता है कि ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी आता है, लेकिन यहाँ पे वो गुणोत्तर और हरात्मक माध्य सिलेबस में इस पॉइंट पे नहीं है, आगे जाके आपको देखने को मिल सकता है।
ये तो हो गया हमारा 12th वाला पोर्शन। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग ग्रेजुएशन वाले पोर्शन पे। अगर ग्रेजुएशन वाला पोर्शन देखें तो ग्रेजुएशन वाले पोर्शन में हम लोगों को पढ़ना है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता व्यवहार के बारे में पढ़ना है, जिसमें मार्शल का यूटिलिटी एनालिसिस यानी कि उपयोगिता सिद्धांत पढ़ना है, हिग्स का इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है? इंडिफरेंस कर्व का मतलब है वो बिंदु जहां पे उपभोक्ता की संतुष्टि एक बिंदु से दूसरे बिंदु पे बदलती नहीं है, वो पढ़ना है। हिग्स और स्लट्सकी का प्राइस इफेक्ट पढ़ना होता है। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना है उपभोक्ता का और उत्पादक का सरप्लस क्या है। फिर हमें प्राइस एंड आउटपुट डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ना है कि बाजार में जो ओलिगोपोली वगैरह या इनपरफेक्ट कंडीशन होती है, मोनोपोलिस्टिक कंडीशन होती हैं, उसमें मूल्य और कीमत इनके बीच में क्या डिफरेंस है। उसके बाद हमें पढ़ना होता है कंजम्पशन हाइपोथेसिस, जिसके अंदर हमें मल्टीप्लायर और एक्सीलरेटर थ्योरी पढ़नी होती है कि मल्टीप्लायर क्या है, एक्सीलरेटर थ्योरी क्या है, व्यापार चक्र या ट्रेड साइकिल क्या होता है, व्यापार के नियंत्रण के लिए या व्यापार चक्र के नियंत्रण के लिए कौन कौन से तरीके हैं, वो सब हमें पढ़ना है। उसके साथ मनी के बारे में हमने 12वीं क्लास में पढ़ा था, तो मनी के बारे में हमें यहाँ और पढ़ना है कि मनी की क्वांटिटी थ्योरी, मनी की जो क्वांटिटी की थ्योरी है वो क्या है, मनी की डिमांड मुद्रा की मांग किन कारणों से होती है, और साथ में हमें पढ़ना है इन्फ्लेशन का टाइप और कंट्रोल, मुद्रास्फीति क्या है, महंगाई कैसे बढ़ती है और उसका नियंत्रण कैसे किया जाता है। मुद्रास्फीति के संबंध में फिलिप का जो वक्र होता है, फिलिप कर्व, वो क्या है, वो क्या बताता है। मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी यानी कि मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, उनके टूल्स क्या होते हैं। फिर ये थोड़ा सा यहाँ पे ट्रेड इकोनॉमिक्स है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है फ्री ट्रेड एंड प्रोटेक्शनिज्म, मतलब संरक्षणवाद किसे कहते हैं, मुक्त व्यापार क्या होता है, थ्योरीज ऑफ ट्रेड, व्यापार के संबंध में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है मेनली, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में अलग अलग थ्योरी कौन सी है, कंपैरेटिव कॉस्ट तुलनात्मक लागत की थ्योरी क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी क्या है, व्यापार की शर्तें या टर्म्स ऑफ ट्रेड क्या है। इसी संबंध में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स पढ़ते समय हमें एफडीआई के बारे में यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में पढ़ना है, डब्ल्यूटीओ के बारे में पढ़ना है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में पढ़ना है। इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना है मेजरमेंट एंड इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट, विकास के जो कुछ संकेतक होते हैं उनके बारे में, जिसमें से फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स पीक्यूएलआई, एचडीआई यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स या फिर जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, ये जितने भी इंडेक्स होते हैं ये सारे के सारे हमें पढ़ने, और साथ में हमें पढ़ना है कि भारत में गरीबी का मापन कैसे होता है। फिर से कुछ पोर्शन यहाँ पे कॉमर्स का आ जाएगा, इसका स्टैटिस्टिक्स का आ जाएगा, जिसमें हमें पढ़ना है डिस्पर्शन इंडेक्स नंबर, सह संबंध या कोरिलेशन, और इसके साथ में कोरिलेशन का हिस्सा है जिसका नाम है रैंक कोरिलेशन, ये भी हमें पढ़ना है। इसके साथ राजस्थान की इकोनॉमी का कुछ पोर्शन हमें पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की इकोनॉमी तो वैसे भी हम साथ में करते ही हैं, जिसमें हम लोगों को पढ़ना होता है कि राजस्थान की इकोनॉमी की मुख्य विशेषताएं क्या है, राजस्थान में जंगल, वन, पानी, खनिज, लाइव स्टॉक, ये संसाधन कैसे क्या है, राजस्थान में बड़े डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन से चल रहे हैं, एससी एसटी माइनॉरिटी डिसेबल्ड लोग जो हैं उनके लिए सरकार ने कौन सी योजनाएं चला रखी हैं, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, किसानों के लिए क्या योजनाएं चल रही हैं। इसके साथ साथ राजस्थान के कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र में अभी वर्तमान में क्या चल रहा है, राजस्थान का टूरिज्म सेक्टर कैसा काम कर रहा है, उसमें डेवलपमेंट में क्या क्या हुआ है अभी, और राजस्थान सरकार की मुख्य योजनाएं, ये भी हमें पढ़नी होती हैं। इसके साथ साथ 12th क्लास का जो सिलेबस है उसका थोड़ा सा हिस्सा हमें और पढ़ना होता है, एक बार उस पर और नज़र डाल लेते हैं। 12th क्लास के सिलेबस में हमें बहुत बेसिक टॉपिक जो एलिमेंट्री है, इंट्रोडक्शन है, वो पढ़ना है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, अर्थशास्त्र का अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, किसी भी अर्थशास्त्र की या अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या है, चयन की समस्या क्या है, इकोनॉमिक सिस्टम या आर्थिक प्रणाली क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या है, उसके कार्य क्या है। फिर हम लोगों को अगेन बेसिक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है डिमांड एंड सप्लाई, मांग और आपूर्ति। हमें साथ के साथ पढ़ना होता है मांग की लोच, वो कैसे क्या काम करती है। फिर हमें पढ़ना है प्रोडक्शन फंक्शन या उत्पादन फलन। उत्पादन फलन में हम लोगों को पढ़ना होता है कि जो वेरिएबल प्रोपोर्शन का लॉ है वो क्या है, रिटर्न टू स्केल का नियम है वो क्या है, लागत का सिद्धांत क्या कहता है, और इसके साथ साथ कॉस्ट कर्व, लागत के जो वक्र होते हैं उनकी विशेषता हम लोगों को पढ़नी है। साथ में हमें पढ़ना है रेवेन्यू या आगम के बारे में। रेवेन्यू के समय हमें पढ़ना होगा
रेवेन्यू और उसके संबंध। फिर हमें पढ़ना है बाजार के अलग अलग स्वरूप। बाजार के स्वरूप मतलब जैसे मोनोपोली हो गया, या जैसे एग्जांपल के लिए कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, वो सब हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है। इसके साथ हमें एक छोटा सा अगेन थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है जिसका नाम है स्टोक एंड फ्लो वेरिएबल। तो ये हमें पढ़ना है, प्रवाह और चर क्या होता है वो सब ठीक है। उसके साथ राष्ट्रीय आय के बारे में यहाँ पे भी थोड़ा सा लिखा हुआ है। तो नेशनल इनकम हम लोगों को पढ़ना है, जिसमें नेशनल इनकम, उसको नापने के तरीके, अलग अलग विधियाँ, नेशनल इनकम कब कल्याणकारी होती है, और साथ में हम लोग पढ़ेंगे जीएनपी और वेलफेयर, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट को हम लोग वेलफेयर के साथ में कंपेयर करके और इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हमारा 12th का और ग्रेजुएशन का सिलेबस हो जाता है कंप्लीट। अब हम लोगों को देखना है कि कौन सा ऐसा सिलेबस है या कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो पीजी लेवल से हमारे यहाँ पे आते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ एडवांस या स्पेशल टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे हमारे कवर हो जाएंगे, जिसमें से पहला है वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स बेसिकली जन कल्याण का अर्थशास्त्र होता है, कल्याणकारी अर्थशास्त्र है, जिसमें परेटो की ऑप्टिमैलिटी थ्योरी हमें पढ़नी होती है। साथ में हमें मार्केट फेल्यूर और एक्सटर्नैलिटीज़ पढ़ना होता है। साथ में हमें पढ़ना होता है कि नया विकास का जो अर्थशास्त्र है, नया कल्याण का अर्थशास्त्र है, वो क्या कहता है, वो सब हमें पढ़ना है। फिर बहुत फेमस मॉडल है ISLM मॉडल। तो ISLM मॉडल हमें पढ़ना है। ISLM मॉडल के अंदर हम लोगों को इसी के साथ में जोड़ के मौद्रिक नीति और राजकोषीय नीतियों के साथ इसका क्या संबंध है, क्या कैसे प्रभावित करते हैं, वो पढ़ना है। साथ में हमें मुंडल फ्लेमिंग और स्वान का मॉडल भी पढ़ना है। फिर बात आ जाती है ग्रोथ मॉडल्स की। जब भी ग्रोथ या डेवलपमेंट मॉडल की बात आती है तो उसके अंदर बहुत फेमस नाम है हैरोल्ड डोमर। आप जानते होंगे भारत की पहली पंचवर्षीय योजना भी बनाई थी इन्होंने। तो हैरोल्ड डोमर मॉडल पढ़ना है, लुइस का मॉडल पढ़ना है, सोलो का मॉडल पढ़ना है और काल्डोर का मॉडल पढ़ना है। अगेन फिर कुछ पोर्शन सांख्यिकी का पढ़ना है हमें, जिसका नाम है रिग्रेशन एनालिसिस, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है, सैम्पलिंग की टेक्निक्स हमें पढ़नी है। और सैम्पलिंग में देखो यहाँ पे साफ लिख दिया गया है कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है, आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है। और इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ग्रेड के पेपर में आप पुराने पेपर उठा के देखेंगे तो सांख्यिकी के जितने प्रश्न आए हैं न्यूमेरिकल नहीं आते हैं बड़े बड़े। आपसे ये देखा जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आपसे रिग्रेशन पूछा या कोरिलेशन पूछा, तो ये नहीं देखते वो कि आपको रिग्रेशन या कोरिलेशन निकालना आता है कि नहीं, वो ये देखते हैं कि रिग्रेशन की समझ है कि नहीं, आपको कोरिलेशन की समझ है कि नहीं, तो वो आपको पढ़ना है। इसके साथ साथ डाटा कलेक्शन की अलग अलग विधियां वो पढ़नी है। और हमें पढ़ना है आर्थिक सुधार, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी कि निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण, ये हमें कंप्लीट पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है पब्लिक और प्राइवेट गुड्स, निजी वस्तुएं क्या है, सार्वजनिक वस्तुएं क्या होती हैं, भारत में जीएसटी के बारे में हमें पढ़ना है। और बजट में जो घाटे आ जाते हैं जैसे कि फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट या प्राइमरी डेफिसिट, उन सब के बारे में पढ़ना है। फिर हमें यहाँ पे पढ़ना होगा भारत की वर्तमान विदेश व्यापार नीति, करंट फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भारत की क्या है, तो ये हमें हमेशा इकोनॉमिक्स के साथ में जोड़ के पढ़नी ही पढ़नी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो वहाँ पे 2-4 फेमस मॉडल हैं, जैसे कि हेक्स्चर-ओलिन का थ्योरम है, या फिर फैक्टर प्राइस इक्विलेशन की थ्योरम है, वो सब हमें पढ़ना है। और आजकल का नया पॉपुलर टॉपिक जिसका नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संधारणीय विकास, ये भी हमें पढ़ना है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स या SDG गोल्स क्या होते हैं, फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा क्या है। इतना जब हम पढ़ते हैं तब जाके हमारा फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का सिलेबस पूरा होता है। इतना सुन के आपको ये नज़र आ गया होगा कि फर्स्ट ग्रेड इकोनॉमिक्स का सिलेबस ध्यान से पढ़ने की बहुत ज़रूरत है, सही गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। बिना सही गाइडेंस के इसमें नंबर लाना आसान नहीं है, और इकोनॉमिक्स को समझाना हर किसी के बस की बात होती भी नहीं है। तो अगर आप सही गाइडेंस से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही आप सफल स्टेप के साथ में जुड़ें। अभी सफल स्टेप पे इकोनॉमिक्स का रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है जो हैवी डिस्काउंट के साथ आपको दिवाली पे मिलेगा, और दिवाली के जस्ट बाद में इसका लाइव फ्रॉम क्लासरूम न्यू बैच शुरू होगा। उस बैच के लिए भी आप अभी से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, दिवाली के बाद बैच स्टार्ट हो जाएगा। मैं ऐसा मान रहा हूँ कि आपको 5-6 महीने का टाइम मिलेगा, तो हम आराम से इस सिलेबस को बहुत तसल्ली से पूरा कर लेंगे। क्लास का क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे कैसे क्लास रहेंगी, वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा कि इसकी क्लास कैसे कैसे क्या रहेंगी। और जल्दी मिलते हैं, अच्छी तैयारी कीजिए और अब की बार अपनी सीट पक्की कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, थैंक्स अ लॉट।